बट उड़ती उड़ती खबर आ रही है, बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से खबर आ रही है। मोर ओवर गाइज, गुड न्यूज फॉर सम, बैड मे बी फॉर सम अदर्स। और कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है ये इंटेंशनली भी डिले किया जा रहा हो। देन आई वुड नॉट बी रेजिस्टेंट टू से गेट रेडी टू गो बैक होम। गाइस, जैसे आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ कनाडा इमिग्रेशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई में कनाडा मूव होना चाहते हैं। चलिए अब हम हमारे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमारे जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है मिस्टर मार्क व्हीलर, उनकी एग्जैक्टली इंटेंशंस है क्या कनाडा के फ्यूचर इमिग्रेशन को लेकर। अब इस पूरे क्रक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें टेम्पररी रेजिडेंट के जो नंबर्स हैं उसके ब्रेकडाउन को समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टोटल 2.5 मिलियन टेम्पररी रेजिडेंट्स अभी कनाडा में हैं, जिसमें करीब 42%, 2.5 मिलियन का 42% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा 9% वो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं जो यहां पे ऑन LMIA बेस्ड वर्क परमिट पे आए हैं, जिसको हम क्लोज्ड वर्क परमिट भी कहते हैं, या फिर इसको आप एम्प्लॉयर बेस्ड वर्क परमिट भी कह सकते हैं। उसके अलावा 44% वो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं जो कि यहां पे अभी एज ऑफ नाउ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हैं, या फिर स्पाउसेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉरेन वर्कर्स। जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, आई एम हियर ऑन एन ओपन वर्क परमिट, सो ऑब्वियसली आई कम अंडर दिस कैटेगरी। या फिर वो वर्कर्स जो कनाडा में आए हैं थ्रू इंटर कंपनी ट्रांसफर, या फिर वो जो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन पाथवेज में है, इंक्लूडिंग दोज फ्लीइंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूक्रेन। अब जो ये मैं 44% टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स की बात कर रहा हूं, दे आर ऑल LMIA एग्जेम्प्ट वर्कर्स हियर। अब ये जो 44% का अगर मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताऊं, इसमें 26% वो है जो कि एज अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हैं अभी। इसमें 9% है स्पाउसेस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टडी परमिट आए हैं उनके जो स्पाउसेस है उसका फिगर 9% है। और इसमें आप फ्यूचर में काफी रिडक्शन देखने वाले हैं, और वो इसलिए क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी नंबर अब आगे जाके रिड्यूस होने वाला है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है स्पाउसेस के नंबर भी उनके रिड्यूस होंगे। उसके अलावा 10% वो है जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स में है, मतलब ये कि बाहर से जो लोग कनाडा में काम करने आए हैं अंडर यूथ प्रोग्राम्स, और सेम वे में कनाडा से कोई यूथ बाहर जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में काम करने के लिए, तो ये एक तरह का यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स है। तो इसका जो कैटेगरी आती है वो है करीब 10%, बट इसमें मैं कोई रिडक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब ये 44% में फर्दर 12% वो है जो कि स्पाउसल वर्क परमिट पे आए हैं, जैसे कि मैं, लाइक माई वाइफ वॉज ऑन क्लोज वर्क परमिट और मैं ओपन वर्क परमिट पे कनाडा आया हूं, तो ये जो 12% कैटेगरी में मैं भी आता हूं। बट ये परसेंटेज में मैं कोई रिडक्शन नहीं देख रहा हूं, बिकॉज दीज आर द स्पाउसेस ऑफ दो स्किल्ड वर्कर्स जिनकी अभी कनाडा में शॉर्टेज है, जिसकी लेबर मार्केट की अभी कनाडा को रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में मैं ये परसेंटेज को गिरते हुए फ्यूचर में नहीं देख रहा हूं। बट जहां तक मेरे को पता है या जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन कहती है, अब देखिए मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं है मैंने जो मुंह से निकाल दिया आपको बता दिया वो होना ही है, लेकिन मैं भी कुछ रिसर्च करता हूं, और रिसर्च करके जो मेरे को लगता है हो सकता है फ्यूचर में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे जो यहां पे क्लोज्ड वर्क परमिट पे आ रहे हैं कनाडा में लोग, अगर वो लो वेजेस में है या कोई उनकी लो स्किल है, मतलब कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है कनाडा को, बट वो स्टिल ऑन LMIA बेस्ड आ पा रहे हैं, लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, लो स्किल पे काम कर रहे हैं, उसमें आप डेफिनेटली आगे जाके रिडक्शन देख सकते हैं। और अगर उनका रिडक्शन होगा तो उनके स्पाउसेस के भी ओपन वर्क परमिट में रिडक्शन होगी। और मैं ये गलत नहीं हूंगा बोलते हुए, ये 100% हो भी सकता है कि उनके स्पाउसेस को ओपन वर्क परमिट मिलना बिल्कुल बंद हो जाए, मतलब क्लोज वर्क परमिट आउट जरूर मिल जाएगा, बट उनके स्पाउसेस को हो सकता है फर्दर ओपन वर्क परमिट मिले ही ना। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द लो स्किल्ड वेजेस पे जो LMIA बेस पे कनाडा आ रहे हैं, या फिर लो स्किल वाले जो लोग हैं वो कनाडा आ रहे हैं ऑन LMIA बेस। मैं स्पेसिफिकली उनके स्पाउसेस की बात कर रहा हूं। अब ये हमें आगे जाके फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि कितना ये सच निकलेगा, या हो सकता है मैं 100% रॉन्ग भी हो जाऊं, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स।
अब ये 44% में मैंने आपको फर्दर ब्रेकडाउन में 26% बता दिया, 10% बता दिया, 12% बता दिया एंड 9% बता दिया। अब रिमेनिंग रहता है 26%। ये है ह्यूमैनिटेरियन पाथवेज। अब लगता है फ्यूचर में जाके ये नंबर काफी हद तक रिड्यूस होने वाला है, बिकॉज ये नंबर्स एज ऑफ नाउ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। दिस नंबर हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। सो इन फ्यूचर हम डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन पाथवेज का जो नंबर है 26% आउट ऑफ द 44%, इसमें आप काफी रिडक्शन देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है 17% विच आर इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। इसमें मैं कुछ चेंज ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब ये 44% के बाद हमारे रह जाते हैं रिमेनिंग 5%, जो कि है असाइलम सीकर्स, जो अभी कतार में हैं, जो अभी वेट कर रहे हैं टू हियर फ्रॉम IRCC विद रिगार्ड्स टू अप्रूवल ऑन देयर असाइलम्स। इस कैटेगरी में भी हम फ्यूचर में रिडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। मैंने उसमें बताया था आपको कि कनाडा इमिग्रेशन या IRCC यहां तक ही नहीं रुकेगा। यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट मोर चेंजेस टू कम इन फ्यूचर टू कंट्रोल द डैमेज दैट दे हैव डन विद द कनाडा इमिग्रेशन। पिछली वीडियो में मैंने एक और चीज आपके साथ डिस्कस की थी, एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब सिर्फ जो कनाडा में मास्टर्स करने आएंगे या फिर कोई डॉक्टरेट का प्रोग्राम करने आ रहे हैं या कुछ वेरी की एजुकेशन प्रोग्राम्स करने आ रहे हैं जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उन्हीं के स्पाउसेस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। बट उड़ती उड़ती खबर आ रही है, बहुत क्रेडिबल सोर्सेस से खबर आ रही है कि इसमें भी आपको हो सकता है नंबर्स को एक लिमिट दे दे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर कोई जो मास्टर्स यहां पे करने आएगा उन सबके स्पाउसेस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। इसमें भी एक नंबर्स में लिमिट रख सकते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर जो मैं ये होगा ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना ही होना है, बट ये बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, कि हो सकता है इनके फिगर्स भी या इनके नंबर्स पे भी लिमिट लग जाए। हो सकता है ये 2024 में ना हो, या हो सकता है इवन मिड 2025 तक ना हो। उसके बाद वेरी वेल हो सकता है आफ्टर मिड 2025 यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट दिस माइट हैपन। उसके अलावा जो भी PNP प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम रिलेटेड लिंक्ड है, मतलब कि अगर आपने किसी प्रोविंस में ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उस बेसिस पे आप उस प्रोविंस के PNP के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर में आप इसको काफी हद तक देखेंगे ये रिड्यूस हो जाएगा, या हो सकता है इस टाइप के स्ट्रीम्स बिल्कुल बंद हो जाए। इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम्स हो सकता है बिल्कुल बंद भी हो सकता है, एंड इसको वर्क परमिट या वर्क वीजा रिलेटेड लिंक कर दिया जाए। मतलब जैसे कि अभी अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश कोलंबिया अगले साल 3 ऐसी एजुकेशनल स्ट्रीम्स लेके आ रहा है जिसमें आपको ऑफर लेटर लेना मैंडेटरी है। मतलब अगर आपने सिर्फ एजुकेशन कर ली उस प्रोविंस में और उस बेसिस पे आप सोच रहे हैं कि PNP के लिए अप्लाई करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको उस प्रोविंस के एम्प्लॉयर से जॉब भी सिक्योर करनी पड़ेगी। तो इसमें हम एक्शन ब्रिटिश कोलंबिया से पहला देख चुके हैं जो कि 2025 में इंप्लीमेंट हो जाएगा, और धीरे धीरे आप बाकी प्रोविंसेस में भी ये एक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम बेस्ड PNPs का फ्यूचर बहुत ही ब्लीक है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है विद रिलेटेड टू LMI रिस्ट्रिक्शंस, और ये हमारा अगला पॉइंट है। नाउ पीपल हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन रिलेशन टू LMIA रिस्ट्रिक्शंस। देखिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं LMI को रिलेटेड। देखिए जब मैंने बोला था LMIA वैलिडिटी, उसका रिलेशन था कि आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस एंट्री में अपने 50 पॉइंट्स थ्रू LMIA जो ऐड कर सकते हैं, या फिर 200 पॉइंट्स डिपेंडिंग की आपकी क्या प्रोफाइल लगी है। वो उसकी वैलिडिटी अब 6 महीने है। मतलब इस 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये पॉइंट्स को LMIA को यूटिलाइज करना है, चाहे अपने वर्क वीजा के लिए या फिर अपने एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स ऐड करने के लिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको जो वर्क वीजा मिलेगा वो सिर्फ 6 महीने का मिलेगा। नहीं, आपको वर्क वीजा 1 साल का भी मिल सकता है, 2 साल का भी, या 3 साल का भी। ये वैलिडिटी जो है ये सिर्फ अब 6 महीने रह गई है। चलिए अभी हम LMIA की बात ही कर रहे हैं, तो मैं आपको फरवरी 2024 के लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम्स बता देता हूं वेरियस LMIAs के। पहला है हमारा ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 7 डेज। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रीम, इसका प्रोसेसिंग टाइम है 12 डेज। देन कम्स परमानेंट रेजिडेंट स्ट्रीम, इसका प्रोसेसिंग टाइम अभी चल रहा है 73 डेज।
ये मैं आपको वेरियस एलएमआईए के प्रोसेसिंग टाइम्स बता रहा हूं। फिर आता है हमारा हाई वेज स्ट्रीम, जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 53 डेज। एंड लास्टली लो वेज इनकम स्ट्रीम, इसका भी प्रोसेसिंग टाइम है हमारा 53 डेज। ये जो फिगर आपको बता रहा हूं ये एवरेज प्रोसेसिंग टाइम्स है। कई केसेस में प्रोसेसिंग टाइम इवन इज गोइंग अप टू 120 डेज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी ही प्रोफाइल का आपको बताऊं, हमारा जो आईटीए आया था, इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, ये मैं एलएमआईए के रिलेटेड नहीं आपको बता रहा हूं, मैं ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम्स के रिलेटेड आपको अभी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि मैं अपने प्रोफाइल को लेकर समझा रहा हूं आपको। हमारा जो आईटीए आया था फॉर पीआर, दैट वाज इन जुलाई 2023, और इसको ऑलरेडी ओवर 7 मंथ्स हो चुके हैं। जबकि कनाडा की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके हिसाब से पीआर के जो प्रोसेसिंग टाइम है फॉर 80% ऑफ द एप्लीकेशंस, मींस 80% ऑफ द एप्लीकेशंस गेट देयर पीआर विद इन 6 मंथ्स। हमारी प्रोसेसिंग को ऑलरेडी 7 मंथ्स प्लस हो चुके हैं और अभी तक हमारे पास पीआर नहीं आई है आफ्टर रिसीविंग एन आईटीए। सो इट शोज दैट द डिले इज डेफिनेटली देयर। और भाई अंदर की पते की बात आपको बताऊं, कह तो रहे हैं या दिखा तो सब यही रहे हैं कि प्रोसेसिंग टाइम्स फास्टर हो रहे हैं, बट ट्रस्ट मी इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। प्रोसेसिंग टाइम्स फास्ट नहीं हो रहे, वो डिले हो रहे हैं। और कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है ये इंटेंशनली भी डिले किया जा रहा हो। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आईआरसीसी ओवरऑल चाह ही रहा है कि नंबर्स को रिड्यूस किया जाए, कनाडा में जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उसको रिड्यूस किया जाए, तो उसको अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो इंटेंशनली ये प्रोफाइल्स को डिले भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग जो अभी कनाडा आने के लिए सोच रहे हैं या अभी जो प्लान कर रहे हैं, मतलब हम तो ऑलरेडी सोच ही रहे हैं और हमने तो एप्लीकेशन भी डाल दिया, मतलब कहने का मतलब हमारे जैसे और जो लोग जो अभी सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं कनाडा में शिफ्ट होने के लिए, अगर उनके सामने उनको दिखेगा कि इतने प्रोसेसिंग टाइम्स में डिले आ रहा है, दिखा 5-6 मंथ्स रहे हैं लोगों की, लेकिन 8-8, 9-9, 10-10 महीने में एप्लीकेशन नहीं लग रही है, तो वो धीरे धीरे और किसी कंट्रीज में भी शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। हो सकता है वो दूसरी कंट्रीज को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई यूरोपियन कंट्रीज, rather than taking Canada seriously on this. So this can be the entire game plan as well. तो इसको इंटेंशनली भी किया जा सकता है। See, this is just my take, but जो मेरे को लग रहा है या जो इंफॉर्मेशन आ रही है या जो जहां से भी मैं इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा हूं, उसके हिसाब से दिस कैन बी वेरी वेल देयर। मोर ओवर, अब आप आगे जाके देख पाएंगे कि एलएमआईए का जो टोटल कैप है फॉर लो वेजेस इन कंपनी, मतलब जो लोग लो वेजेस पे एलएमआईए बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, या कंपनीज लो वेजेस पे लोगों को, फॉरेन वर्कर्स को जो हायर करना चाह रहे हैं, उसका रिडक्शन आप ओवरऑल कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज में देखेंगे अब 30% से 20% हो जाएगा, एक्सेप्ट ओनली 2 इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्ट दीज 2 इंडस्ट्रीज, हर एक इंडस्ट्री में अब आप एलएमआईए के फिगर्स 30% से 20% देखेंगे। Moreover, guys, good news for some, bad maybe for some others. हम ये फ्यूचर में देख पाएंगे। Now don't take my words for granted, but जो लग रहा है कि जो हम LMI का सुनते हैं कि 30,000 या फिर 40,000 LMI मतलब डॉलर्स चार्ज करते हैं फॉर एम्प्लॉयज टू गेट देम अ जॉब इन कनाडा, मतलब ऐसी न्यूज हमने सुनी है, आपने भी आई एम श्योर सुनी होगी। उस पे अब कनाडा गवर्नमेंट स्क्रूटनी करने वाली है, मतलब कि अब ये करना कनाडा में आगे जाके आसान नहीं होगा। वी माइट सी मोर स्ट्रीमलाइन इन दिस एलएमआईए प्रोसेस एज वेल। ओवरऑल फ्यूचर में और हम सीईसी ड्रॉज अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि सीईसी का मतलब आपको पता होगा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिनको कनाडा में एक्सपीरियंस है, उनके सपोर्टेड मोर ड्रॉज निकलेंगे, मतलब कि और डोमेस्टिक ड्रॉज निकलेंगे। आपको सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूं, लास्ट सीईसी ड्रॉ जो निकला था वो निकला था सितंबर 2021 में। सो इट्स मोर देन 2.5 years जब लास्ट सीईसी ड्रॉ निकला था, मगर फ्यूचर में हम अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली सीईसी ड्रॉ देखने वाले हैं। अब कनाडा इज लुकिंग फॉरवर्ड टू फेवर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इनसाइड कनाडा रेदर देन पीपल हु आर आउटसाइड कनाडा। आपको अब स्ट्रेटेजिकली गेम प्ले करनी पड़ेगी, जो कि ना ही सिर्फ आपको फेवर करे बल्कि कनाडा की इकोनॉमी को भी फेवर करे। तो आपको स्ट्रेटेजिकली ऐसा कुछ गेम प्ले करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एडवाइस आपको दूं, पिन पॉइंट एडवाइस आपको दूं, लर्न फ्रेंच। दिस इज फॉर बोथ पीपल हु आर इनसाइड कनाडा एंड पीपल हु आर आउटसाइड कनाडा।
लेटेस्ट फ्रेंच ड्रॉ निकला था, लास्ट एक्चुअली फ्रेंच ड्रॉ ही निकला था, जिसमें 1500 इन्विटेशंस गए थे विद अ सीआरएस स्कोर ऑफ एज लो एज 388। कैन यू बिलीव इट, 388। और जबकि जनरल ड्रॉ निकला था जिसमें 1900 प्लस इन्विटेशंस गए थे, उससे जस्ट फ्रेंच ड्रॉ से पहले ही ड्रॉ जनरल ड्रॉ निकला था, 1900 प्लस इन्विटेशंस गए थे विद अ सीआरएस स्कोर ऑफ 524। कैन यू एग्जैक्टली सी द डिफरेंस? सी, लेट्स फेस द रियलिटी, लर्निंग फ्रेंच कैन एक्चुअली डू वंडर्स फॉर यू। मोर ओवर, अब आपको ट्राई करना चाहिए आईएल्ट्स में अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मैक्सिमम पॉइंट्स लेने की, चाहे आप सेल्फिक के थ्रू दें या फिर पियर्सन टेस्ट के थ्रू दें। ट्राई टू ग्रैब द मैक्सिमम पॉइंट्स आउट ऑफ दिस। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं और पीआर के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एलएमआईए बेस्ड वर्क परमिट नहीं दे पा रहा है एथिकली, देन आई वुड नॉट बी रेजिस्टेंट टू से गेट रेडी टू गो बैक होम। आपको हो सकता है मेरी बात कड़वी लग रही हो, बट बी रेडी टू गो बैक होम। गाइज, आई ब्रिंग टू यू द मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल अपडेट्स। मैं आपको यहाँ पे आईफोन के बारे में नहीं बताऊंगा या कनाडा में स्नो कैसे चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, और ना ही मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि $100 में आपकी कितनी ग्रोसरी आ जाएगी। मगर अगर आप वो वीडियोस चाहते हैं, कि अगर आपको इंटरेस्ट है उन वीडियोस में, देन डेफिनेटली अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊंगा, श्योरली लेके आऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट दिखा दीजिए कि यस वी वांट दोस काइंड ऑफ वीडियोस, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दोस। But apart from that, I would always like to give you a reality check. I will always like to give you the facts, show you the facts, और आपको वही प्रोग्राम शो करता हूं जो मेरे को प्रैक्टिकल लगते हैं। आपके साथ वही इमिग्रेशन प्रोग्राम शेयर करता हूं जो मेरे को लगता है आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं, और इसी टाइप की मैं न्यूज आपके साथ शेयर करता हूं। नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो, लास्ट अपडेट ये है कि इफेक्टिव 30 अप्रैल 2024 कनाडा या फिर आईआरसीसी आप कह लें, अपनी परमानेंट रेजिडेंट की फीस इंक्रीज करने वाले हैं। ये जल्द से आपको इसके रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ। Guys, this is the comparison between the current and the new permanent resident fees. This is going to be effective from April 2024. जैसे राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट फीस अब तक $515 आप देख पा रहे हैं, जो कि इंक्रीज करके 575 हो जाएगी। उसके बाद अगर फेडरल स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू आपकी पीआर लग रही है या आपने पीआर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है, तो उस केस में प्रिंसिपल एप्लीकेंट की फी 850 थी एज ऑफ नाउ, जैसे कि हमने पे की थी 850, उसकी अब 950 हो जाएगी। स्पाउस की भी 850 है, वो भी अब 950 हो जाएगी। एंड अकम्पनिंग डिपेंडेंट चाइल्ड की जो 230 थी वो 260 हो जाएगी। इस तरह आपको लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम की भी दिख जाएगी, बिजनेस रिलेटेड जो आ रहे हैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स उसकी भी डिटेल्स दिख जाएगी। फिर आ जाते हैं हमारी फैमिली रीयूनिफिकेशन के ऊपर। स्पॉन्सरशिप फी पहले 75 थी, अब 85 है। प्रिंसिपल एप्लीकेंट की स्पॉन्सरशिप फीस थी 490, नाउ इट्स गोइंग टू बी 545। Further moving on, you'll find the details for PR for protected persons and humanitarian and compassionate consideration public policy. Well guys, that would be all. Thank you so much for watching this video. I hope you loved it. और अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्द से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा। और इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। वेल गाइज, अगेन थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।